हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर काफी दिन के बाद शमसुल इस्लाम साहब से बात कर रहे हैं। शमसुल इस्लाम साहब जाना माना नाम, राइटर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रह चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने दर्जनों किताबें लिखी हैं आरएसएस वगैरह पर, मजहब की बुनियाद पर नेशनलिज्म के खिलाफ, और बहुत सी चीजें हैं। अब से पहले भी आप हमारे चैनल पर उन्हें देखते रहे और भी दूसरे चैनल्स पर आप उनको जरूर देखते होंगे। शमसुल इस्लाम साहब से आज हम ये बात करेंगे कि ये जो इस वक्त ईरान इजराइल वाला मामला है, उसमें ईरान और भारत का क्या क्या ताल्लुक है और किस तरह से हमारे कल्चरल बॉन्ड्स हैं और किस तरह से ईरान की तारीख क्या बताती है। क्योंकि जिस मजबूती से ईरान अमेरिका को भी, इजराइल को भी जवाब देने की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि हम बरसों लड़ सकते हैं, बरसों, और जिस तरह से नए नए हथियार रोजाना इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके बाद अब हर तरफ से आवाज आ रही है, इजराइल के तरफ से, इजराइल के दोस्तों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि बातचीत शुरू कर लीजिए, बस अब अमन का वक्त आ गया। आखिर क्या कुछ है, कुछ तारीखी हकायक, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसे देख रहे हैं इन वाकयात को और इनका तारीखी पस मंजर क्या है? आखिर ईरान इतना मजबूती से किस तरह से लड़ रहा है जिसकी लोग उम्मीद नहीं करते थे। एक ही दिन में सेम डे जब इजराइल पर जवाबी कार्रवाई एक तरह से की ईरान ने, और शाम होते होते ये कहा गया कि अब अमन का टाइम है। ईरान की कुछ थोड़ी सी कुछ वो हकीकतें बताइए जिसको लोग बहुत कम जानते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। और वाकई में बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, आपसे बातचीत करते हुए मीडिया स्टार वर्ल्ड से, तो आज वो कमी पूरी हो रही है। तो एक बार फिर शुक्रिया ये मौका देने के लिए। देखिए, एक इतिहास में अपनी बर्बरता, अपनी बार्बरिज्म के लिए जो इतिहास में जो जाना जाता है, उसमें चंगेज खां का नाम आता है बहुत सारी बार। और हालांकि बहुत सारी बार लोग ये समझते कि चंगेज खान कोई मुसलमान था, वो बिल्कुल नहीं था। लेकिन चंगेज खान वो था जिसने पूरा लगभग यूरोप के एक हिस्से समेत सारी जो दुनिया है उसके अंदर तहलका मचा दिया था। खून खून, तबाही, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। और उससे उसका जो बार्बरिज्म है, चंगेज खान का बार्बरिज्म, वो ये है कि बच्चों रात को सोते नहीं थे तो ये कहा जाता था चंगेज खान आ जाएगा, ये चंगेज खान के आने की खबर मिली है, तो बच्चे सो जाते थे, डरकर सो जाते थे। ये हम जानते हैं कि ये सच रहा है, ये होता रहा है। ये जो आज इस देश में, जो इस दुनिया में हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है और इजराइल के जो पीछे लग्गू कर रहे हैं और अमेरिका जो कर रहा है, ये चंगेज खान की वापसी है। लेकिन चंगेज खान तो जो एस्टेब्लिश्ड जो दुनिया थी, जो अपने आप को सिविलाइज दुनिया कहती थी, उसको उसके खिलाफ खड़ा था। पर यहाँ तो ये सिविलाइज दुनिया जो अपने आप को कहती है, वो चंगेज खान बनकर घूम रहे हैं, वो कत्लेआम कर रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं। और यानी खबरें हम जानते हैं, हम खबरों पर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ ईरान की तारीख के बारे में। और ये मैं इसलिए भी बहुत हक के साथ और बहुत अथॉरिटी के साथ बता सकता हूँ कि मैं जेएनयू में जो मेरा एडमिशन हुआ था वो वेस्ट एशियन स्टडीज में ही हुआ था। उस वक्त हमारे डिवीजन का नाम होता था वेस्ट एशियन नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज। हालांकि ये और बात थी कि इमरजेंसी आते आते मुझे निकाल दिया गया था जेएनयू से। पर ये हुआ कि मैं जो काम कर रहा था वो वेस्ट एशिया पर काम कर रहा था, और खासतौर पर जो बास पार्टी जिसको कहते हैं, सोशलिस्ट पार्टी, उस मुहिम पर काम कर रहा था। ईरान के बारे में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ईरान इतिहास में कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा, कभी किसी का गुलाम नहीं। जो ससानिया जो फैमिली थी जो राज करती थी, जो लगभग आधी दुनिया पर राज करती थी, वो हारे जब इस्लाम आया वहां पर। वो जो किंगडम थी
वो बहुत बहुत कहा जाता है कि बहुत शानदार चलाई जाती थी। उसके नियम थे, उसके एम्बेसडर्स थे, उसके गवर्नर्स थे, उसके कानून थे, उसके कॉन्स्टिट्यूशंस थे उसके, जिसके तहत वो चलता था। इसीलिए शायद वो मुस्तहकिम थी, इसीलिए वो बहुत बहुत टिकाऊ थी वो। और इस्लाम आ गया, और इस्लाम में आकर क्या हुआ कि ये इनकी अपनी जबान है, इनकी पुरानी जबान है, बहुत पुरानी। ईरानी जो पर्शियन है वो बहुत पुरानी जबान है, जो दुनिया की सबसे पुरानी जबानों में से जो मानी जाती है उनमें से एक है। तो जो खलीफा था अरब का, उसका ये हुआ कि उसके नाम पर खुतबा होगा और अरबी में खुतबा होगा। मैं इस्लाम आने के बाद बता रहा हूं, उसके बावजूद इनकी जो पहचान और इनका जो जज्बा है अपनी कौमियत का, अपने नेशन का, अपने ईरानी लोगों का, तो इन्होंने कहा कि नहीं जनाब, देखिए हम मुसलमान हैं, ईरान का वो अरब खलीफा है, हम उसके नाम का करेंगे, लेकिन खुतबा हम फारसी में पढ़ेंगे। क्या बाकी सबको तो छोड़िए, मैं मुसलमानों से पूछता हूं इस दुनिया के कि क्या वो जानते हैं कि दुनिया का इतिहास में सबसे लंबा जो एक कल्चरल तहरीक है, एक सफाकती तहरीक है, शुअबिया तहरीक, ये ईरान के लोगों ने इस मुसलमान होने के बावजूद लड़ी अरबाइजेशन के खिलाफ, कि हम अरबी जबान को नहीं मानेंगे। लीडिंग फॉर 500 years लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, राइटर्स, और आप जानते हैं कि ईरान का जो लिटरेचर है वो दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ है। उसके जो एपिक्स है वो कभी हम बात करेंगे, शाहनामे और क्या क्या था, कलीला, दमना, शाहनामे और क्या बहुत सी चीजें। जी, ये गुलिस्तान, लैला और मजनू, खुसरो और शेरीन, रुबाइयात खयाम, ये सारे दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड होने वाले वर्क्स में है ये। तो खैर 500 years उन्होंने कुर्बानी देते रहे। वो जाकर खुतबा पढ़ते थे फारसी के अंदर और उनको मार दिया जाता था, उनको कत्ल कर दिया जाता था। ये उन्होंने अपनी पहचान, अपनी ईरानी पहचान, अपनी फारस की पहचान, फारसी जबान की पहचान उन्होंने बनाकर रखी। इसको बहुत जरूरी समझने का है। और उस वजह से आप देखिए किसी तरह से बिछड़े नहीं है। कह रहे उन्होंने अंग्रेजी नहीं सीखी तो मर गए थे उनके, और वो तरक्की नहीं हो पाई। उन्होंने सारा काम फारसी के अंदर किया। अच्छा, उसके बाद दूसरी अपने देश, हमारे हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में मैं बताना चाहता हूं, और मैं बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं कि ये हिंदुत्ववादी जो गैंग है भारत पर राज करने वाला, उनको ये नहीं पता है कि जो हिंदुस्तान है, जिसको आरएसएस वाले भी कहते हैं कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान और ईरान के बीच में एक जबरदस्त सिविलाइजेशनल यानी हम उसको आप समझ लेंगे सिविलाइजेशनल कनेक्शंस हैं। बिल्कुल। हमारी दोनों की सभ्यताएं जो हैं, वो बहुत एक तरह की है। जैसे जो हिंदुस्तान नाम है वो ईरानियों ने दिया। जी 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 जी। अगर आपको किसी को जानकारी ना हो तो विवेकानंद को उठाकर पढ़ लीजिए कि ये हिंदू से जो इंडस से हिंदू जो बना, ये को जो हिंदू कश जहां के उधर इंडस के उस पार जो थे वो सारे हिंदू थे। और इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा कि हिंदू जो है वो कोई धार्मिक शब्द नहीं है, ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है। जो भी सिंधु नदी के उस पार रहते हैं, रिवर के उस पार रहते हैं, वो सारे हिंदू है। एक दूसरा कनेक्शन मैं आपको बताता हूं। कनेक्शन ये है, दुनिया के अंदर ये हमारा देश एक ऐसा है जिसमें 1556 में अकबर बैठे, ताज पर बैठा, और उसके बाद फारसी हमारे देश की सरकारी जबान हो गई और 1860 तक रही। 1860 जब इसको हटाकर वो अंग्रेज जो है अंग्रेजी करते हैं, तो 1860 तक रही, 1556 से लेकर, यानी 300 साल इस देश की जो। और आज भी जो सरकारी कागज हैं पुराने, आज भी जो पुलिस का जो महकमा है उसमें जो टर्म्स यूज करते हैं वो फारसी की टर्म्स यूज करते हैं। हालांकि आरएसएस वाले बराबर लगे हैं कि सबको बदलकर संस्कृत और हिंदी किया जाए। एक आखिरी बात इस सिविलाइजेशनल कनेक्शन के बारे में,
आरएसएस वाले जो हैं, जो आज इस देश पर राज कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अरे उर्दू मुसलमानों की जबान है, अरबी मुसलमानों की जबान है, वो नफरत करते हैं, उसको निकलवा रहे हैं, गालिब का नाम हटवा रहे हैं, उर्दू के जो लफ्ज हटवा रहे हैं। लेकिन क्या ये गंवार और जाहिल क्या इस बात को जानते हैं कि संस्कृत के सैकड़ों शब्द फारसी के हैं? अच्छा, ये बहस हो सकती है संस्कृत पहले आई या फारसी पहले आई, यानी इसमें आप ये कहेंगे संस्कृत से ले लिया फारसी वालों ने, चलो मैं कहता हूं तुम्हारी बात मैंने मान ली, लेकिन फारसी की जबान के और जो लफ्ज हैं जरा सुन लीजिए भाई साहब, हजारों में से मैं कुछ आपके मैंने 10 पेज निकाले हैं, कुछ आपके सामने रख रहा हूं। ना ना ने फारसी में नोट का न, चंद सम सॉरी दीगर अन्य, यक एक, यक फारसी में एक, संस्कृत में दो, द्वे संस्कृत में, सह फारसी में त्रि, संस्कृत में चार, फारसी में चतुर, संस्कृत में पंज, फारसी में पंजन पंज, संस्कृत में बुजुर्ग, फारसी में व्रत, संस्कृत में उसके बाद गोश्त, गोशत, घोषत, गुल, गुला, रेशा, ऋषा, उसके बाद जनाब मादर, मातर, पितर, पितर, परिंदा, पतंग, मार, मार का मार अरबी फारसी का और मार संस्कृत की एक ही बात है। हाँ, क्रम, वॉर्म कीड़ा, कृमि, दरख्त, तरु, जंगल, जंगल, यानी ये है कम से कम इसका तो पास रखकर हिंदुत्ववादी शासकों इजराइल और अमेरिका का साथ न दो, नहीं देते, लेकिन तुमको तो इतिहास से, तुमको रिश्तों से, तुमको प्यार से, तुमको आपस के मेल जोल से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम तो हथियारों के सौदागर हो। तो ये हमारे सिविलाइजेशनल रिश्ते को भी हमारी जो सरकार है वो उसको खत्म कर रही है। अब हम आ जाते हैं जरा ईरान के खिलाफ जो जंग छिड़ी है, यानी हिंदू धर्म के जितने भी किताबें हैं, जो लिटरेचर है जो संस्कृत में है, उसका सीधा सीधा ताल्लुक तारीखी तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर सीधे सीधे फारसी जबान से जुड़ा हुआ है। और वो आपने ये सबूत भी दिए, और हजारों इस किस्म के अल्फाज हैं। यकीनी तौर पर मुझे याद है कि जिस तरह से मैंने भी संस्कृत पढ़ी है 6ठी से 8वीं क्लास तक यूपी के स्कूल में, तो उसमें वो जो रूप याद कराए जाते थे वो बिल्कुल उसी तरह से रूप याद कराए गए फारसी में। मैंने बाद में फारसी भी पढ़ी, तो तकरीबन ये बहुत सी चीजें ऐसी कॉमन है जो वाकई समझने की हैं। और ये हम जानते नहीं है ईरान के जो इस देश पर एहसानात हैं। मैं कह रहा हूं जो आरएसएस जिसको हिंदुस्तान कहती है वो तो ईरानियों ने ही दिया है हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सेंट्रल एशिया से रूलर्स आए, जो मुसलमान थे बाबर के बाद सारे, उन्होंने इस देश को इस्लामी अपना किंगडम नहीं घोषित किया, उन्होंने हिंदुस्तान कहा। उनकी जो किंगडम थी उसका नाम क्या रखा? हिंदुस्तान, जो ईरानियंस ने दिया था इसको। जी अब बात आगे बढ़ाएं आपने। जी, तो ये ईरान पर जो जंग थोपी गई है, ये जो हो रहा है उसका एक बहुत बहुत दुखद पहलू ये है कि जो 85,000 गाजा में मारे गए हैं, वेस्ट बैंक में मारे गए हैं, उसको भुलाकर ये एक नया क्राइसिस शुरू हो गया है। तो होता ही है कि आप हर रोज नया कत्लेआम शुरू कर रहे हैं तो पुराने वाले कत्लेआम से आपकी निगाह बच जाती है, किस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, जिसमें से जो 85,000 अब तो 1 लाख के करीब आंकड़ा पहुंचने वाला है, जिसमें 60% बच्चे और औरतें हैं। किस तरह से 90% लोग जो हैं वो भूख से वहां पर अभी मर रहे हैं। और अभी ईरान पर जो हमला हुआ इजराइल का और अमेरिका का, उसमें जो वॉशिंगटन बेस्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप है उसने बताया कि 950 लोग मारे गए और 3,450 के करीब बहुत गंभीर रूप से जख्मी है। ये वॉशिंगटन बेस्ड ग्रुप का पता लगा है। और ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं, इजराइल ने जून 13 को एक बड़ा हमला किया था। उससे पहले भी 1 महीना पहले भी किया था, 1 या 1.5 महीना पहले किया था, लेकिन अभी तो ये बाकायदा तमाम जो किया उसके बाद यूएसए ने जून 22 यानी कल किया। अच्छा, इसमें 1-2 बात बहुत
बहुत खोजे जाने की है, उस पर और रिसर्च की जरूरत है। हालांकि सारी दुनिया में इस पर रिसर्चेज हो रही हैं कि इजराइल के जो जहाज आए या इजराइल की जो वो आई अपना ड्रोन्स या दूसरे जो मिसाइल्स आए, वो सऊदी अरब या कुवैत, जॉर्डन के ऊपर से होकर आई। कोई दूसरा रास्ता है नहीं, यानी अंडरग्राउंड नहीं आई है, ये ऊपर से आई है। इसका मतलब है वो अरब देश भी शामिल है इसमें पूरा। ना उन्होंने कोई प्रोटेस्ट, चलो आपके रोकने की आपकी क्षमता नहीं थी, आपकी हैसियत नहीं थी रोकने की, आप प्रोटेस्ट तो करते, आपने वो प्रोटेस्ट भी नहीं किया। और ये भी जो अमेरिका के जो सारे आए, ये कहां से आए? अमेरिका एक झूठ बोल रहा है कि ये अमेरिका से भेजे गए, लेकिन ये सारा अरब देशों से भी भेजे जा सकते हैं। ये कैसे? क्योंकि उनके सारी जगह पर उनके अड्डे हैं। अच्छा, अब ये बताया जा रहा है, हम मुख्य बात पर, अहम बात पर आ जाएं कि 22 तारीख को कल फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर उन्होंने हमला करके, और दुनिया में उनका ये कहना है कि पहली बार हमने 30,000 पाउंड का बम इस्तेमाल किया है। हालांकि अगर 2 महीने पहले आपको याद होगा कि इजराइल ने भी कहा था हमने 30,000 पाउंड का बम मारा, जिससे हमास के मेन लीडर जो थे वो मारे गए थे गाजा के अंदर। तो ये हर बार हमने पहली बार किया, लेकिन 30,000 पाउंडर का जो बम है ये उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसके बाद यहाँ का जो एक शराब के नशे में कहूं, पागलपन के नशे में कहूं, या ताकत के नशे में कहूं, जो ट्रंप है, ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया कि हमने ईरान की जो न्यूक्लियर पावर है उसको ऑब्लिटरेट कर दिया। दर ऑब्लिटरेट का मीनिंग देख लीजिए डिक्शनरी में जाकर, हमने नामो निशान मिटा दिया। जी 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 जी। अब ये पागल आदमी जो मोदी जी का खास दोस्त है, अगली बार ट्रंप सरकार मोदी जी का नारा है, ये राइटिस्ट को बहुत प्यारा है, आरएसएस को बहुत प्यारा है, विश्व हिंदू परिषद को बहुत प्यारा है, अरब देशों को बहुत प्यारा है, क्योंकि उन्होंने उसको अपना सबसे प्रिय जहाज भी दिया है। उससे बड़े कतर वाले ने दिया है ना जहाज, बिल्कुल। हाँ, उनके हरम का जो जहाज था, अपने हरम से औरतें भी दी होंगी पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपना एक जहाज दिया है। तो ये जो नामो निशान मिटा दिया। अब एक बात बताइए, इस आदमी से पूछिए कि एटॉमिक एनर्जी क्या होता है। एटॉमिक एनर्जी कोई सेंट नहीं होता है, कोई स्प्रे नहीं होता है, कोई पानी नहीं होता है कि उसको आप भाप बना के निकाल दोगे। ये जो जब आप इसको पंक्चर करते हैं और इसको फैलाते हैं तो क्या होता है? चेरनोबिल जैसे हादसे होते हैं। यूएसएसआर में अप्रैल 26, 1986 को पूरा लीक हो गया था, हजारों लोग मारे गए थे। हालांकि कहा जाता है कि ये थायराइड कैंसर से ये 2008 मरे, 4,000 लोग मरे, ये सब मरे, लेकिन आप जानते हैं कि पूरा का पूरा शहर खाली करा लिया गया था, और आज भी वो खाली है। चेरनोबिल में कोई जाकर नहीं रहता है। उसके बाद जब ये लीक करते हैं तो फुकुशिमा होता है जापान के अंदर, मार्च 11, 2011 को वो बंद है। और उसके बाद वहां से जो पानी रिलीज किया जा रहा है, चीन और सारे फिलीपींस और सब गुल मचाते हैं कि इसको वहां से कोई पानी रिलीज मत करिए। आज भी जब एटॉमिक बम फटते हैं तो उसके बाद क्या होता है? नागासाकी और हिरोशिमा हम जानते हैं अच्छी तरह। तो आप जो है, आप किसको क्या बता रहे हैं कि वो जो है हमने ऑब्लिटरेट कर दिया। ऑब्लिटरेट क्या कर दिया? तुम उसके थैले को लेके तुम अमेरिका आ गए। और जो इंटरनेशनल एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो ये कह रही है कि उसके पास नहीं। अच्छा, एक मजे की बात और जानना आपको साथियों, आपको जानना चाहिए। ये जो तीनों जगह हैं जो जहां पर उन्होंने कहा, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ये तीनों के तीनों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के कंट्रोल में है। यहां क्या क्या हो रहा है उसका कौन रिकॉर्ड रखता है? काजमी साहब, जी, उसका रिकॉर्ड रखता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। उन्होंने कहा कि वहां से कोई लीकेज नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास कोई एटॉमिक बम नहीं है, हालांकि वो एनरिचमेंट जो कर रहे हैं उसका कुछ और इस्तेमाल भी हो सकता है। उसके अलावा ट्रंप की खास विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई जो भारतीय महिला है, तुलसी गबार्ड ये कह चुकी हैं कि ईरान के पास बम नहीं है, एटॉमिक बम नहीं है।
एटॉमिक, हालांकि ट्रंप ये कह रहा है कि उसको जानकारी नहीं है। ट्रंप को ज्यादा जानकारी है, जो उसका इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ है उसको जानकारी नहीं है। अच्छा, ये इस रशिया और चीन ने जो रोल अदा करना चाहिए था, वो किसका इंतजार कर रहे हैं मुझे पता नहीं। हालांकि नाजुक बहुत स्थिति है, ऐसे नहीं है, ऐसे जाकर यानी जो पागलपन इजराइल और अमेरिका कर रहा है उसमें कोई ऐसा नहीं है उसी पागलपन में हम एकदम शामिल हो जाएं। लेकिन उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बयान दिया कि ये जो पूरा रीजनल इलाका है उसका एक डेंजरस एस्केलेशन हैज बिगन। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी मैंने बताई थी कि यूएसए टारगेटिंग न्यूक्लियर फैसिलिटी सुपरवाइज्ड बाय द आईएई। ये कौन सुपरवाइज कर रहा है? ईरानी सरकार सुपरवाइज नहीं कर रही है इसको, इसका पूरा उनके आदमी वहां अपॉइंटेड है, आदमी वहां पर अपॉइंटेड है। तो ये जो क्रिमिनल्स हैं जिस पर हमला किया है, सबसे पहले तो इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कि सारी दुनिया होल सिविलाइजेशन को खतरे में डालने का उन्होंने उस पर जो हमला किया, भाई आपने अगर उसको पकड़ना है तो उसको चारों तरफ से बंद कर। आप जानते हैं कि 50-50 गज के उसके केस एनकेसमेंट करने होंगे आपने कंक्रीट के, उसको उठाकर कहीं ले जाकर छुपाना होगा। आप उसको पंक्चर नहीं कर सकते हैं, आप उसमें बम मार के उसको खुला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में तबाही मच जाएगी, पूरा समंदर के अंदर तबाही मच जाएगी, सारी दरियाओं के अंदर। यानी ईरान ने बहुत होशियारी की कि वहां से उसने हटा लिया एनरिच यूरेनियम, और उससे न सिर्फ ईरानियों को बचाया बल्कि पूरी दुनिया के आने वाले क्राइसिस को बचाया। हालांकि क्राइसिस की पूरी कोशिश की गई डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप ने यह काम किया ताकि, यानी अमेरिका तनहा मुल्क है दुनिया का जिसने जापान में जो नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बमबारी की थी, न्यूक्लियर इस्तेमाल किया था, और यह दुनिया को डिसिप्लिन करते फिर रहे हैं। और वो कहता है कि मैं सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। एक बात बहुत ही दिलचस्प ईरान के एक काफी सीनियर आदमी ने कही पिछले दिनों कि ये बेवकूफ ये चाहते हैं कि हम फिजिक्स पढ़ना छोड़ दें, हम केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दें और हम म्यूजिक में लगे रहें, हम खेलकूद में लगे रहें, हम तालीम की तरफ ना जाएं। असल मकसद ये है हम पढ़ेंगे और हम सीखेंगे, और जो हमने डेवलप किया है, अपनी तालीम हासिल की है, तरक्की हासिल की है, वो हम अपने हाथ से क्यों जाने देंगे। ईरान कहता है कि हम छोड़ेंगे नहीं इसको, न्यूक्लियर प्लान को। तो इस अब कहां जाएगी बात, क्या लगता है आपको? नहीं काज़मी साहब, एक ऐसा है कि ईरानी जो इस्लामी जो इनकलाबी जो लीडरशिप है जो राज चला रही है, वो बहुत गलतियां की हैं। यानी मैं इसमें बहुत गलतियां की हैं, और उसमें एक खास पहलू उस पर ये बहस नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे लोग आज, क्योंकि ईरान उतना ही बुरा है जितना इजराइल है, ईरान उतना ही बुरा है, खुमैनी उतना ही बुरा है जो जितना ट्रंप है। मुझे लग रहा है कि ये इस वक्त जो है उनको को मदद करने के बराबर होगा। ये ठीक नहीं है ये अप्रोच। जो भी गलतियां आज ईरान अकेला, देखिए साम्राज्य जो इंपीरियलिज्म है, यूरोपियन इंपीरियलिज्म, कैपिटलिज्म है, उसका मुकाबला कम्युनिस्टों ने किया, वो गायब हो गए, वो कहीं है नहीं। आज ये सोचिए जो इंपीरियलिज्म है, जो फैशिज्म है, उसका कौन मुकाबला कर रहा है? अगर आप सोचते हैं कोई कम्युनिस्ट पैदा होकर करेगा, कोई मार्क्स एंजिल्स लेनिन आएंगे, तो वो तो है नहीं। तो क्या कोई लड़ाई नहीं होगी? लड़ाई होगी, लोग लड़ेंगे, लोग लड़ेंगे, और ईरान लड़ रहा है। अच्छा, उसके बाद भारत का जो रोल है इसमें इतना शर्मनाक है कि जिस दिन हिसाब किताब होगा, जिस दिन इजराइल का और ट्रंप का हिसाब किताब होगा, उस दिन आरएसएस बीजेपी की सरकार का भी हिसाब किताब होगा। ये एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बयान मैंने अभी चीन का मैंने पढ़कर सुनाया। तो उन्होंने इसको जब क्रिटिसाइज किया, ये जून 14 को कर दिया, 13 जून को इजराइल ने हमला किया, 14 जून को कर दिया। मोदी साहब ने अपने आप को इससे अलग कर लिया। उन्होंने क्या सवाल किया कि आप इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, आप जो ईरानी लोग हैं, आम लोग हैं, उनको कर रहे हैं, आप उनको जान से मार रहे हैं, या अपने बच्चों को आप जान से मार रहे हैं, अस्पतालों को आप खत्म कर रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा कि हम उससे अलग हो गए, और अलग होना मुझे कोई ताज्जुब भी नहीं लगा, क्योंकि इजराइल आज जो कुछ हथियार इस्तेमाल कर रहा है उसमें भारत के अडानी अंबानी के यहाँ कितने बने हैं, ये महिंद्रा के यहाँ कितने बने हैं,
ये हमने, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये डेटा तो है कि इजराइल हमें कितने हथियार दे रहा है। हम दुनिया में जो इजराइल हथियार बेचता है वो सारी दुनिया में 8वां नंबर है, सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। उसमें 34% भारत खरीदता है। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई भी आदमी ये बताने को तैयार नहीं है कि भारत अपने हथियार जो बेचता है उसमें से कितना फीसदी इजराइल को जाता है। जी 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 जी। यानी ये भी किसी कई को बार पता लग गया। एक बार स्पेन ने हमारा जहाज रोका था जो यहां से चेन्नई से हाँ, जा रहा था, और उसके जी अलावा जी भी कई बार ये खबरें आ चुकी कि भारत में अडानी और इजरायली कंपनियां मिलकर के जो बना रही हैं। इजराइल के एम्बेसडर ने एक बार कहा था बाकायदा दिल्ली में कि वो जी। भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें कितना उनका इन्वेस्टमेंट है, और बहुत सी 65% इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री में, ये रोवेन अजहर आपने इस पर कर चुके हैं, हम लोग एक बार बात कर चुके हैं, जी जी अखबार जी, की क्लिपिंग भी हमने चलाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। रोवेन अजहर ने कहा 65% इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या छुपे हुए तरीके से, उसने सीधा बोला, उसका कोई टर्म है, बिल्कुल। फाइनेंशियल टर्म है कि उसके हिसाब से हम उसको चलाते हैं। तो बात यह है कि आप इजराइल के साथ हैं, आप अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका रोज आपको जलील कर रहा है, लेकिन अमेरिका को आप मुंह दिखाने को तैयार नहीं, क्योंकि ये आरएसएस की पॉलिटिक्स है। आरएसएस असल में क्या है? जिसकी ताकत है, जिसका डंका है, उसी के साथ है। हो सकता है कल जब ईरान मजबूत होकर उभरेगा तो ये ईरान के भी पैरों में पड़ेंगे। ये सारे जो कागज दस्तावेज मैंने पेश किए वो लेके जाएंगे वहां पर, जी 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 लेकर जी। जाएंगे कि जनाब आप जानते नहीं है, संस्कृत और फारसी तो एक ही है। हाँ, हम तो पहले से एक ही थे और जुड़वा बच्चे थे शायद हम। हम तो पैदाइशी, मैं कह रहा हूं औरंगजेब का कल राज आ जाए, ये हिंदुत्ववादी जो है बोलेंगे कि जनाब आपके आने का तो हम कब से 5,000 साल से इंतजार कर रहे जी थे। जी और जी ये जी। क्या हिंदुओं की ऊंची जातियां जिसका आरएसएस रिप्रेजेंट करती है, क्या उन्होंने जो इस्लामी राज था उसमें राज नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो इसमें मिनिस्टर इसमें थे। इसमें कोई जी इसमें जी। कोई छुपी हुई बात है? तो अच्छा जनाब अच्छा अच्छा, शमसुल इस्लाम साहब, हमारे पास जी वक्त कम रह गया। सबसे खास पहलू जी जो आप कहना चाहते हो वो जी 4-5 मिनट है हमारे पास, उसमें जरा बता दीजिए, क्योंकि आपके पास तैयारी इतनी होती है कि हम अक्सर यानी एक तरह से प्यासे ही पीछे हट जाते हैं क्योंकि वक्त की नहीं कमी नहीं, होती है। जी जी ऐसे नहीं। जी। आप आपसे मेरी बहुत दिनों से बात नहीं होती है, तो मैं भी कुछ, मेरा जी मन जी जी। अच्छा नहीं रहता, तो लेकिन अभी अभी भागदौड़ इतनी है कि अभी आप ये बताइए, आप पॉलिटिकल साइंस के इतने तजर्बे आपको हैं, दुनिया को देखा है, क्या अब क्या लगता है किस तरफ जाएगा, नतीजा किस तरफ जाएगा? जो हालात अभी नजर आ रहे हैं जिसमें इजराइल में अच्छी खासी तबाही, काफी तबाही हो रही है, अब जो ईरान हमले कर रहा है और ईरान पीछे नहीं हट रहा, वो ये कह रहा है कि हम अपने हक से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब आपको क्या लगता है किस तरफ जा रहा है यहाँ का हालात? काजमी साहब, इंपीरियलिज्म, यूरोपियन फासिज्म, जो सारी दुनिया को जिसने अपने कंट्रोल में कर लिया था, पहले कॉलोनीज बना के, फिर फाइनेंस कैपिटल के जरिए, फिर बैंकों पर कब्जा करके जो सब चीज पे कब्जा कर लिया था, और अब पूरा आर्म इंडस्ट्री पर कब्जा किया है। ऐसा लगता था कोई इसके खिलाफ नहीं लड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। मैं एक कम्युनिज्म के एक स्टूडेंट के तौर पर मैं ये कहता हूं कि जुल्म के खिलाफ हमेशा लोग लड़ेंगे। बिल्कुल। अगर मतलब ये कि क्या कम्युनिस्ट नहीं होंगे, कास्ट्रो नहीं होंगे, स्टालिन नहीं होंगे, लेनिन नहीं होंगे तो लड़ाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जो स्पार्टाकस की मैं बताना चाहता हूं, स्लेव सोसाइटी के अंदर स्पार्टाकस कोई कम्युनिस्ट नहीं थे ना, उन्होंने किताबें पढ़ी थी। स्पार्टाकस ने जो विद्रोह किया था, जिसने स्लेव सोसाइटी, रोमन की सोसाइटी नीचे जमीन पर गिर पड़ी थी। लोग लड़ते हैं, और ईरान आज उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर ईरान हार जाएगा, मैं कह रहा हूं, 1 मिनट के लिए मैं कह रहा हूं, हार जाएगा, तब भी लड़ाई चलेगी, दूसरे ईरान पैदा होंगे, बिल्कुल बिल्कुल दूसरे लड़ाका पैदा होंगे। बिल्कुल। जुल्म के खिलाफ हमेशा इंसानियत खड़ी होती है, उसका टाइटल कुछ भी हो, चाहे वो कम्युनिज्म हो या इस्लामिक रेवोल्यूशन हो या आने वाले वक्त में कोई और हो। चूंकि जुल्म इंसान के मिजाज में है कि वो जुल्म के खिलाफ होता है। अगर कंप्रोमाइज आदमी कर ले और जालिम के साथ खड़ा हो जाए तो वो अपने कॉन्शियस के खिलाफ जाता है। जी, अब नहीं, वो असल में
इस्लामिस्ट जो हैं, जो इस्लाम के दावादार हैं, वो पूरा इसमें अमेरिका के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं। हिंदुत्व, ये हम पहले से कह रहे हैं, हिंदुत्व, जायनिज्म, जेविश जायनिज्म, क्रिश्चियन जायनिज्म, ये सब साथ हैं। और कितना जलालत की हद हो चुकी है। एक अखबार है जनसत्ता, हिंदी का अच्छा अखबार माना जाता है। आज फर्स्ट हेडिंग लगाइए, जरा सुन लीजिए। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला, 3 कमांडर ढेर। मतलब आप नफरत देखिए, इनकी नफरत। ये आमतौर पर जब नक्सलाइट लीडर मारे जाते हैं या कोई पाकिस्तानी आतंकवादी मारा जाता है तो उसके लिए लिखता है। यानी आप इनकी, और ये अपने आप में जनसत्ता कहता है, ये गोइंग का इसका मालिक है, इंडियन एक्सप्रेस मालिक है। ये इनका ये कहना है कि हम तो बहुत बैलेंस करते हैं। बताइए, 3 कमांडर ढेर। जी जो कमांडर अपने देश की बचाने के लिए, डिफेंस के लिए लड़ रहे हैं, उनको ही ढेर कह करके, ये टर्मिनोलॉजी की कहानी है असल में। जिस तरह से वेस्ट हमेशा अपने दुश्मन, सारे आरएसएस के हाथों बिके हुए अखबार हैं, हिंदुत्व के बिके हुए अखबार हैं। इतना दुख हुआ मुझे ये पढ़कर, क्योंकि मैं ये अखबार पढ़ता हूँ रोज। तो यानी मारे गए, हलाक कर दिए, कुछ कर दिए, ढेर। जी हाँ, बिल्कुल। वो दुश्मन, ऐसे कोई क्रिमिनल होंगे। अरे ये वो लोग हैं जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। आप ट्रम्प के कहने पर आप जो है वो बैठने को कहता है, आप लेट जाते हैं। जी, बिल्कुल वही हालत हो रही है। वो बिल्कुल ऐसा हुआ, मोदी की गोद से उठ करके सीधे नेतन्याहू की गोद में बैठ गया हमारे यहाँ का मीडिया, और वही कर रहा है। पहले दिन से ऐसे ही कह रहा है जैसे 1 हफ्ते में सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमास खत्म हो जाएगा। आज तक खत्म नहीं हुआ, और अब ये जंग बड़ी हो गई। ईरान अमरीका सीधी हो गई। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा देखेंगे। हम कोशिश करेंगे। क्या करोगे इसके बाद, क्या करोगे? जी बिल्कुल। ट्रम्प जी इसके बाद क्या करोगे? नेतन्याहू जी इसके बाद क्या करोगे? बिल्कुल। वो नहीं, वो सरेंडर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ईरान पे हमला करते ही कह रहे हैं कि अब बात करने के लिए बैठ जाओ। ये है हालत। तो अब आने वाला वक्त जैसे होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लंबी बात करने को दिल चाहता है, लेकिन बहरहाल टाइम की कमी की वजह से ये हमें बीच में रोकना पड़ा। आइंदा फिर हम जल्दी बात करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।